मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कोटा का ब्लैक संडे, दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की जल समाधि। दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। जिंदगी पर फिर भारी पड़ा शॉर्टकट रास्ता। वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है, और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। जिस घर में आज शहनाई बजने वाली थी वहां मातम पसरा है। एक हादसे ने कई परिवार को तबाह कर दिया। जिस माँ बाप ने अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाया था, बहू के साथ उसके लौटने की उम्मीद लगाए गए थे, वो अर्थी पर लौटा है। मैं अब इस बारे में कुछ क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। परंतु जो परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मतलब उस बच्ची का भी भविष्य आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सवाई माधोपुर के चौथ के बाड़े से बारात उज्जैन के लिए निकली थी। जिस कार में दुल्हा समेत कुछ बाराती बैठे थे, उसके ड्राइवर ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया और कार छोटी पुलिया से गिरकर चंबल नदी में समा गई। चौथ का बरवाड़ा से बारात आकर के उज्जैन जा रही थी। एक बस थी गाड़ी में और एक ये अर्टिगा गाड़ी थी। बस आगे निकल गई और ये अर्टिगा गाड़ी रास्ता भटक करके छोटे पुल पे आ गई और इम्बैलेंस होकर के ये नदी में गिर गई। अभी सभी की शिनाख्त हो गई है, उनके परिजन भी आ गए हैं जो बारात में आगे बस में थे, उनके माध्यम से सभी शवों की शिनाख्त हो गई है। हादसा सुबह 4 बजे के करीब का बताया जा रहा है। कार में सवार सभी लोगों की मौत के बाद कोई हादसे के बारे में बताने वाला भी नहीं बचा। घटना का पता सुबह 8 बजे नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कृषि बजट आने वाला है और इसी के मद्देनजर आज हम कृषि बजट से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर इस कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आए हैं। नाम है
फसल बीमा फायदा कितना, कर्ज माफी का मरहम जरूरी है। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आरपी यादव साहब हैं, आप एजीएम हैं, कृषि उद्योग कंसल्टेंट। मंजू चौधरी जी हैं, महिला कृषक हैं आप। खेमाराम चौधरी जी हैं, और इसके साथ ही मांगीलाल शर्मा हैं हमारे साथ, और पीयूष शर्मा हमारे साथ कृषि पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आरपी यादव जी, मैं आपके पास आऊँगा, चूँकि आप कृषि उद्योग कंसल्टेंट हैं, और ये जो कृषि बजट आ रहा है, सबसे पहले तो इस पर आपका नज़रिया समझना चाहेंगे कि कितनी आपको इससे अपेक्षाएं हैं और कैसे देखते हैं आप इस बजट को, क्योंकि ये आम बजट से अलग इस बार जो है सरकार किसानों के लिए बजट लेकर आ रही है। मेरी इस बजट को लेके काफ़ी आशाएं हैं, चूँकि जैसे राजस्थान सरकार का भी एक नया नज़रिया बना है कृषि उद्योग के लिए, कृषि के लिए नया बजट सेपरेट तरीके से उन्होंने घोषणा की है कि बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार का एक विशेष इसके ऊपर जोर है, और जिस तरह से किसान को लेके राज्य सरकार चिंतित है, तो मुझे लगता है कि अब की बार किसानों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, चाहे वो उन्नत तकनीक को लेके हो, चाहे वो कर्ज माफ़ी को लेके हो, या इससे जुड़े हुए जो जितने भी संसाधन है किसान तक कैसे पहुंचाया जाए, ताकि सही इस्तेमाल करके ये जो कुचक्र बना हुआ है, किसान ऋण में जो दबा हुआ है, उसको उससे बाहर कैसे निकाला जाए। मंजू चौधरी जी, आप महिला किसान हैं। मंजू जी, इस बार जो है सरकार आपके लिए बजट ही अलग से लेकर आ रही है, यानी जो आम बजट है और किसानों का बजट अलग है। एक महिला किसान होने के नाते कितनी चुनौतियां आपके सामने, और इस बजट को कैसे देखती है, क्या अपेक्षाएं हैं? किसान आगे क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि बायोगैस है, तो बायोगैस में गोबर डालो और 1 महीने का सिलेंडर भराएंगे तो 1000 रुपये हो गया, तो उसमें क्या है, कुछ खर्चा भी नहीं है, और काम में बायोगैस के काम में आ जाती है, और लाइट भी आप ले सकते हो ढंग से चलाते हो। तो अब सरकार है ना, तो सरकार का थोड़ा बहुत मदद तो करेंगे ही, तभी तो किसान आगे बढ़ेंगे, नहीं ऐसे तो कैसे किसान आगे बढ़े। किसान का तो कर्ज ही बहुत है। जैविक खेती करते तो खेत के मान कोई कुछ सब्जियां लो और कुछ लो, तो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कोई कुछ मशीन भी होनी चाहिए, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होके फिर बेच सकते हैं। और मशीन खरीदते हैं तो किसानों के पास में इतने पैसे नहीं है, तो सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत मदद भी होना ज़रूरी है। खेमाराम चौधरी साहब, कर्ज माफ़ी का मरहम कितना ज़रूरी है? कर्ज माफ़ी एक किसानों का अस्थायी समाधान नहीं है। अगर किसानों को कर्ज माफ़ी से ऊपर लाना है तो ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे किसानों को, जिस प्रकार से तकनीक आधारित संरक्षित संरचनाएं, इसके अलावा और भी ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिससे संबंधित आप उन योजनाओं का केवल अकेली सरकार ही इसमें रोल निभा नहीं पाएगी, किसानों का भी उतना ही रोल होना ज़रूरी है। जितना सरकार नई नई योजनाएं देती है, उन योजनाओं को किसान अपने स्तर से या अपने विभाग के जितने भी कृषि अधिकारी हैं या अपने जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनसे संबंधित जुड़ करके जितनी इस टेक्नोलॉजी का किसान फ़ायदा लेंगे, उतना ही ज़्यादा किसान जो कर्ज माफ़ी के भंवर में पड़ा हुआ है उससे निकल पाएगा। क्योंकि इसका मैं उदाहरण भी दे दूं कि तकनीक आधारित संरक्षित जो खेती है वो पिछले 5-6 साल से इतनी अच्छी उभर कर के आई है, जो मेरे हिसाब से आपके न्यूज़ वालों ने भी देखा होगा, और अभी हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग देते हैं वो गुरु बंदों ने भी देखा होगा, और जहाँ यहाँ जो किसान आए हुए हैं उस एरिए को एक मिनी इजराइल का दर्जा मिला है। तो वो एक बहुत अच्छे किसान वहाँ जो अच्छा पैसा लेकर के अच्छा नाम कमाया है अपने देश के लिए और राजस्थान, विशेष राजस्थान के लिए। तो मैं राजस्थान सरकार ये नहीं कहूँगा कि राजस्थान सरकार कुछ कर नहीं रही है, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, परंतु उसके लिए जितना सरकार का सहयोग बनता है उतना ही किसानों का भी सहयोग होना चाहिए। उससे जो योजनाएं हैं उसका सदुपयोग करके मेरे हिसाब से आप इस मिनी इजराइल को जा कर के देखोगे, कमेटी बना लो,
मेरे हिसाब से आप न्यूज़ वाले भी वहाँ जा कर के ये कहोगे कि हम किसी हिंदुस्तान के गांव में नहीं हैं, कोई विदेश के मॉडर्न एरिया के मॉडर्न गांव में हैं। तो जितने भी राजस्थान के किसान हैं वो उस चीज़ को देख करके अपनाएं, और जो कर्ज माफी के ऊपर निर्भर है उससे ऊपर उठ करके अपन जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर के किसान के पास में जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ही देश का भला होगा और किसान का भला होगा। जी खेमाराम जी, मांगीलाल जी, कर्ज माफी की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है फसल बीमा की भी बात कर रहे हैं। बजट आने वाला है, क्या इसको लेकर आपकी अपेक्षाएं हैं? किस तरीके के आपके सुझाव हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? किसान अभी अवेयर नहीं है बीमा को लेके, किसान बीमा को लेके काफ़ी किसान अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है किसान बीमा क्या है। ये जिन किसानों को मालूम है वो ऑफिस के चक्कर काटता रहता है और कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है, कुछ को नहीं, बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो मेरा एक छोटा सुझाव है कि जिस प्रकार सरकारें संविदा कर्मी रखते हैं, चिकित्सा विभाग में रखते हैं, शिक्षा विभाग में रखते हैं, तो पंचायत लेवल पे या गांव लेवल पे एक संविदा कर्मी होना चाहिए वहाँ पर, और उनको जागरूक करें, बार बार उन्हें बताएं किसानों को ये बीमा फसल क्या है, इसे क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको आने वाले दिनों में, तो वो शायद बेस्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो फायदा क्यों नहीं मिल पाता? आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिल पाता वो इसलिए नहीं मिल पाता सर कि वो जो किसान लोग हैं वो जागरूक नहीं है, समझ नहीं पा रहे कि किसान बीमा है क्या, कितना पैसा मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। वो सोचते हैं काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा कागजी कार्रवाई में, तो उसका बेनिफिट लेना नहीं चाह रहे, वो जागरूक नहीं वो। ठीक है यादव साहब, किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है बैंक में किसानों को? जैसे मांगीलाल जी ने बताया कि किसानों में जागरूकता नहीं होने की वजह से वो उस प्रोडक्ट को यूज करना या इस उपयोग करना के लिए ही वो राजी नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग हमारे वाहन का बीमा कराते हैं, आजकल स्वास्थ्य का बीमा कराते हैं, ऐसा ही फसल का बीमा है कि जो भी मौसमी या बेमौसमी जो ये विविधाएं आ जाती है जिसकी वजह से फसल में नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई करने के लिए ये प्रयोजन है, ये फसल बीमा योजना है। तो किसान जो भी मौसम आधारित जो आपदाएं आई जिसकी वजह से फसल खराब होती है, उसका कॉम्पनसेशन उस फसल बीमा के माध्यम से होता है। तो किसान को एक प्रॉपर तरीके से जानकारी देना कि इसका फसल का बीमा का प्रीमियम कितना होगा और किन किन ये आपदाओं के प्रति इसको कवर किया जाता है और कितना इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये जानकारी अगर बताई जाए तो निश्चित रूप से किसान इसके लिए आगे आएंगे और ये जो फसल बेमौसम की वजह से फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। मंजू जी, इस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा आपको बैंक में, या आप उस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकती हैं, जानती हैं जो है वो किसानों के फसल बीमा को लेकर या किसान बीमा को लेकर? किसान जानते ही नहीं है भाई बीमा क्या है क्या नहीं है। फसल खराब हो जाती तो बीमा हो तो फ़ायदा मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। बैंक में जाते हैं केसीजी के लिए, तो केसीजी के लिए जाते हैं किसान, तो केसीजी के लिए तो लेके आते हैं, पर केसीजी के लिए भाई काम में क्या लेते, काम में लेते किसान ले लेते, कोई मकान बना लेता है, कोई शादी विवाह कर लेता है, लेकिन इनसे यूज में पैसे को काम में नहीं लेते, वो खेती में नहीं लगाते। भाई खेत में कोई कुछ बाएं तो कोई लगा के कोई बेच के और आगे बढ़े। इसके अलावा जो दूसरी योजनाएं हैं उनका लाभ ले पाते हैं किसान? किसानों को पता ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है, कहाँ से लेंगे किसान। आजकल पता ही नहीं रहता है किसान क्या है और क्या नहीं है, किसान आत्महत्या कर लेता है। ये बड़ा सवाल है अपने आप में यादव साहब की ये अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि किसान जो है अपनी उन अधिकारों को समझे, उन सहूलियत को समझे जो सरकार की तरफ से दी जा रही है। अगर वो जागरूक होंगे तो उनके हितों में जितनी योजनाएं चलाई गई हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। इसके लिए भी ज़रूरी है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम किसानों के लिए चलाया जाए ताकि वो समझ सकें कि सरकार उनके लिए कर क्या रही है। बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने से ही किसान को सही जानकारी जा पाएगी। अभी इस बहुत बार किसान भ्रम में रहता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, मेरे साथ कोई लूटमारी हो जाएगी, तो वो क्या किसान उन चीज़ों के चक्कर में फंसता ही नहीं है, जानना नहीं चाहता है, सुनना भी नहीं चाहता है। तो चाहे वो बैंक हो या दूसरी संस्थाएं हो, किसान को इसके बारे में बार बार जानकारी मुहैया कराएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों में इसकी जानकारी बढ़ेगी और इसका जो सही फायदा है वो किसान तक पहुंच पाएगा।
पीयूष शर्मा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप कृषि पत्रकार हैं। पीयूष जी, जो डिस्कशंस हुए हैं और जो दिक्कतें आ रही हैं किसानों की फसल बीमा को लेकर या जो है वो कर्ज माफ़ी को लेकर, सबसे जो हमने अपने मेहमानों से बात की उसमें जो सबसे बड़ा बिंदु सामने आ रहा है कि अवेयरनेस ही नहीं है, और बहुत अवेयरनेस है तो वो बहुत कम है। जैसा कि मंजू जी ने बताया कि एक दो ऐसी योजनाएं हैं जो उन तक पहुंच पाती हैं, बाकी उनको कितना खेती के तौर पर लाभ मिल पाता है, कितना नहीं मिल पाता है। तो आपने लंबे समय से कृषि पत्रकारिता की है, कैसे देखते हैं आप इसको? जो राजस्थान की जो बैकवर्ड जो एरिया हैं वहाँ पे जो योजनाओं का लाभ है वो काफ़ी कम किसान ही उठा पाते हैं। वो जो किसान हैं जो पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, वही किसान इसका योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। दूसरी चीज़, फसल बीमा का जो फ़ायदा गिनाने के लिए सरकारें किसान रथ योजनाएं चलाती है, किसान रथ चलाते हैं। किसान रथ जो है वो एक टेम्पो में लगा लिया या वो होर्डिंग लगा ली है, उससे किसान का भला होने वाला नहीं है। किसान को जहाँ तक आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे नहीं कि आपको बीमा इस तरीके से ई मित्र पे जाके और आवेदन करने से होगा, वहाँ तक वो अवेयरनेस उस चीज़ में आनी चाहिए उसको। खेमाराम जी, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊँगा, चूँकि किसान कर्ज माफ़ी का मामला अक्सर जो है वो चर्चा में रहता ही रहता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बात करता है। लेकिन ये गुत्थी बड़ी पेचीदा है, सुलझ नहीं पा रही है। हर सरकारें दावा करती है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कर्ज माफ़ी मिलने के बाद में भी उस दायरे में नहीं आ पाते, कहते हैं कर्ज माफ़ नहीं हुआ। इसकी बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत पारदर्शी कोई जो है स्कीम आनी चाहिए कि ये किसान कर्ज के दायरे में आते हैं, ये किसान कर्ज के दायरे में नहीं आते हैं। जी सर, मैं आपका समर्थन करूंगा कि जहाँ भी कर्ज माफ़ी हुई है उस टाइम पर मेरे हिसाब से 90 या 95% उन लोगों की कर्ज माफ़ी हुई है जो उसके हकदार नहीं थे। हकीकत में मैं मानता हूँ 5 या 10% ऐसे किसान होते हैं जो मजबूरी होती है उसकी, वो चाह करके भी वो अपना लोन अदा नहीं कर सकता। परंतु मेरे हिसाब से 90 या 95% जो ऋण माफ़ी के चक्कर में बैठे रहते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं। मेरे हिसाब से कई लोगों ने मेरे को भी बोला कि यार लोन माफ़ होने वाला है, थोड़ा इंतज़ार करना, कि वो उनकी भाषा गलत थी। मैंने उनको भी बोला था कि ये कर्ज माफ़ उन लोगों को होना चाहिए जिनको ज़रूरत है। मेरे हिसाब से मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो ये तकनीक आधारित संरचनाएं हैं, अगर पूरे देश में इसके टारगेट, आज ऊँट के मुंह में जीरा हो गया है। पहले इसको लगाने के लिए किसान तैयार नहीं थे। जब 2012 में मेरे को इजराइल भेजा था, वहाँ से वापस आने के बाद में हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मेरे को बुला करके इतनी रिक्वेस्ट की थी कि आप 20 किसानों को इस संरक्षित खेती से जोड़ दो तो हमारे टारगेट पूरे हो जाएंगे। परंतु एक भी किसान उस टाइम पर तैयार नहीं हुआ। मेरे को सक्सेस होते देख उन्होंने फिर सारे किसानों ने उस मार्ग पे चले, और आज जो पैसा हमारे क्षेत्र के किसान कमा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो दौर अगर पूरे राजस्थान में चल जाए तो ये कर्ज माफ़ी का मकसद उठेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास में पैसा ही उतना हो जाएगा कि उनको ज़रूरत ही नहीं है होगी। वो कर्ज देने वाले बनेंगे, कर्ज लेने वाले नहीं बनेंगे। आज मेरे हिसाब से आप तहकीकात कीजिए, हमारे इस मिनी इजराइल के क्षेत्र में आपको 40-50 किसान ऐसे होंगे जो कम से कम 10 लाख से लेकर के करोड़ों तक का टर्नओवर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शुरुआत में मेरी बताता हूं कि मेरे शुरू में एक 9 लाख का लोन नहीं हो पाया था, किसी अधिकारी के कहने से लोन हुआ था। आज एक लालसोट एरिया का अगर संरक्षित खेती पे टारगेट मिलता है और वो लोन लेना चाहता है तो सारे बैंक उधर के मना कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के जितने भी बैंक है वो सारे आगे आकर के हमारे को बोलते हैं कि हमारा भी लोन इन किसानों को दिलवाए। क्यों ये फर्क क्यों है? ये इसी चक्कर में है कि हमारा जो सब्जी का पैसा बैंकों के माध्यम से हमारे पास में जाता है, तो बैंकों के एक विश्वास बढ़ गया कि किसान का पैसा कभी डूबने वाला नहीं है, जबकि वही किसान वर्ग लालसोट में है। मैं रिक्वेस्ट तकात की बैंकों से, परंतु उन्होंने कहा कि भैया हमने कभी 10 साल पहले 50,000 रुपए दिए, उनमें से एक पैसा ही नहीं आया। तो ये तोड़ क्यों है इसका? वो भी तो किसान है, हम भी किसान है। हमने बैंकों का दिल जीता है और उन्होंने अभी तक दिल नहीं जीता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा उनको भी ऋण की सुविधा हो, जिससे वहां के किसानों का भी वो बैंकों का दिल जीत सके। खेमाराम जी, आपसे जानेंगे कि ये गैप क्यों है आपके किसानों में और दूर दराज के किसानों में, कि जो है बैंक उस हिस्से के किसानों को कर्ज माफ़ी देने से
कर्ज देने से बचता है और आपके यहाँ पे जो है बैंक लालायित रहते हैं कर्ज देने के लिए। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कोटा का ब्लैक संडे, दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की जल समाधि। दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। जिंदगी पर फिर भारी पड़ा शॉर्टकट रास्ता। वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है, और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। जिस घर में आज शहनाई बजने वाली थी वहां मातम पसरा है। एक हादसे ने कई परिवार को तबाह कर दिया। जिस माँ बाप ने अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाया था, बहू के साथ उसके लौटने की उम्मीद लगाए गए थे, वो अर्थी पर लौटा है। मैं अब इस बारे में कुछ क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। परंतु जो परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मतलब उस बच्ची का भी भविष्य आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सवाई माधोपुर के चौथ के बाड़े से बारात उज्जैन के लिए निकली थी। जिस कार में दुल्हा समेत कुछ बाराती बैठे थे, उसके ड्राइवर ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया और कार छोटी पुलिया से गिरकर चंबल नदी में समा गई। चौथ का बरवाड़ा से बारात आकर के उज्जैन जा रही थी। एक बस थी गाड़ी में और एक ये अर्टिगा गाड़ी थी। बस आगे निकल गई और ये अर्टिगा गाड़ी रास्ता भटक करके छोटे पुल पे आ गई और इम्बैलेंस होकर के ये नदी में गिर गई। अभी सभी की शिनाख्त हो गई है, उनके परिजन भी आ गए हैं जो बारात में आगे बस में थे, उनके माध्यम से सभी शवों की शिनाख्त हो गई है। हादसा सुबह 4 बजे के करीब का बताया जा रहा है। कार में सवार सभी लोगों की मौत के बाद कोई हादसे के बारे में बताने वाला भी नहीं बचा। घटना का पता
सुबह 8 बजे चला, जिसके बाद 8:15 पर बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा और रेस्क्यू की शुरुआत हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के टाइम पर मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 बजे करीब रात होगी, जब जाकर के वो अचानक जो है वो उसमें गिर गई। वो किसी को भी पता नहीं लग पाया। तो वहाँ से एक राहगीर जो गुजर रहा था, उसने देखा कि कार जो है, कार का कुछ उल्टी ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कृषि बजट को लेकर, और आज टॉपिक है फसल बीमा, फायदा कितना, कर्ज माफी का मरहम जरूरी। यादव साहब, चूंकि कर्ज की बात चल रही है, कर्ज माफी की बात चल रही है और बैंकों की बात चल रही है, अभी जैसा कि खेमाराम जी ने बताया कि जो कृषि संपन्न भूमि है, जिनका इन्होंने जिक्र भी किया कि मिनी इजराइल, उनको बैंक लालायित हैं कर्ज देने के लिए, और कुछ हिस्से में बैंक कर्ज देना ही नहीं चाहते। बैंक को लगता है कि जो कर्ज है वो डूब जाएगा। ये जो है बीच का भेद है, ये कैसे पाटा जाए? ये बड़ा जोरदार सवाल है। जब जो खेमाराम जी बात कर रहे हैं, 2010-12 में जब यहाँ ये भी पॉली हाउस की ये स्कीम शुरू हुई थी, तो यहाँ भी बैंकर नानुकुर करते थे, इतना इजी नहीं था। लेकिन बैंक ये चीज़ का एश्योरेंस चाहता है कि मैं जो लोन दे रहा हूँ, ये लोन क्या काम आएगा और इस लोन से मिलने वाला उपज क्या आएगी, क्या किसान उसकी रिपेमेंट कर पाएगा और ये बिकेगा तो कहाँ बिकेगा। तो इस तरह के जो बेसिक सवाल है वो बैंकर पूछना चाहता है। क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत बार हम लोग लोन ले लेते हैं किसान खेती के नाम पे और उसको दूसरी जगह काम में ले लेते हैं, और तो बैंकर को भी ये लगता है कि कहीं मेरा ये अकाउंट एनपीए ना हो जाए, तो वो इस चीज़ को समझना चाहता है। अगर उसको ये तकनीक का मालूम हो गया, वो कन्विंस हो गया, या जो उससे जुड़े हुए विशेषज्ञ से उसकी राय सही, मशवरा सही हो गया, तो वो झिझक नहीं करता है। लेकिन जहाँ जैसे दौसा का इन्होंने जिक्र किया है, तो वहाँ किसान को वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये बैंकर को जानना जरूरी है। अगर जहाँ बैंक को ये पता चल जाता है उसके जो भी अधिकारी को कि ये सपोर्ट यहाँ से मिलता है, इस तरह से होता है, या उसको यहाँ उस जो हो रही है खेती वहाँ आप दिखाएंगे, तो वो उस कन्विंस हो जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद में कोई दिक्कत आती है। हाँ, शुरुआती दौर में जैसे हम भी इस 4-5 प्रोजेक्टों में ऐसे गुजरे थे, और धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 होते गए, फिर तो बहुत सारे बैंक सामने आने लग गए। ठीक है, खेमाराम जी, ये तो बताया यादव साहब ने अपना तजुर्बा। अब आपका कहना है कि आपकी तरफ जो है वो मिनी इजराइल है और बैंक तैयार हैं आपको कर्जा देने के लिए। राजस्थान के ऐसे बहुत सारे भूभाग, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे किसान जो है कृषि करते हैं और उतना उत्पादन उनको नहीं मिल पाता, अवेयरनेस नहीं है, टेक्निकल ज्ञान नहीं है, और कर्ज भी उनको आसानी से नहीं मिल पाता है। तो ये भेद है क्यों? क्या आप वाले प्रोग्राम उन किसानों तक नहीं पहुंच पाए? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उन अधिकारियों से किसानों का तालमेल जब तक नहीं होगा न, मतलब वो किसान जब तक अपने अधिकारियों की कदर नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि उस एरिया का जितना उत्थान होना चाहिए उतना उत्थान होना असंभव होता है। दूसरी चीज़, जब लालसोट एरिया के किसान हमारे वहाँ जाकर के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे से कमा करके वहाँ जो संरक्षित संरचनाएं वो लगा रहे हैं, उनको खुद को विश्वास है, परंतु वहाँ के जो अधिकारी हैं या फिर वहाँ जो बैंक कर्मचारी है उनको विश्वास नहीं है। वो उनको वापस पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव बैंक वाले करते हैं कि यार मेरे को उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप इन लोगों को क्यों बर्बाद करने की सलाह देते हो, कि जब इनसे 50,000 रुपये ही नहीं जमा कराया गया तो ये 10 लाख रुपए कहाँ से जमा कराएंगे। तो मैंने उनको विश्वास दिया, मेरी गारंटी है ये 1 साल के अंदर आपका पैसा पूरा अपनी खेती से कमा करके आपको तुरंत लौटा देंगे। जब मेरे सामने भी वो समस्या आई थी, मेरे लिए भी तो किसी अधिकारी ने बोला था कि आप इनको लोन दे दो, और शुरू में जब मेरे को एक पहली फसल 13 लाख रुपए की मिल जाती है अगर 1.5 बीघे में, तो और 9 लाख का लोन होता है, तो उस किसान के कितने पंख लग गए होंगे वो तो आप खुद भी जानते हैं।
तो मैं यही चाहता हूं कि लालसोट के किसानों के लिए भी पंख लगाना ज़रूरी है। वहां भी कुछ बैंकों को रिस्क लेना पड़ेगा और लालसोट की ज़रूरत नहीं है, पूरे राजस्थान में इतनी बड़ी क्रांति आ जाएगी कि ये अगर संरक्षित खेती, मैं परंपरागत खेती को बुरा नहीं बताता, मैं परंपरागत खेती ही कर रहा था, परंतु हमारे इस विभाग के अधिकारियों ने मेरा जो शुरू में मैं जो तकनीकी आती है, छोटी छोटी योजनाएं, बूंद बूंद से खेती करना, वॉकिंग टनल लगाना, वो संरचनाएं मैं पहले से कर रहा था। उसी को देख करके मेरे अधिकारियों ने मेरा इजराइल दौरा करवाया और वहाँ जो हमने वहाँ तकनीकी देखी उसको हमने यहाँ लाए और सबसे बड़ा ये मिनी इजराइल बनने का श्रेय मैं मेरे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों का देता हूँ कि अगर उनकी पॉजिटिव सोच नहीं होती तो मेरे हिसाब से आज हम भी वही परंपरागत खेती करते, आज मिनी इजराइल बन करके नहीं उभरता। मांगीलाल जी, जैसा कि खेमाराम जी कह रहे हैं, सिस्टम और किसानों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल होगा तो खेमाराम जी जैसे किसान सामने होंगे। अभी खेमाराम सर ने बताया कि जो किसान हैं उनको आना पड़ेगा, कर्मचारी वर्ग से जुड़ना पड़ेगा। मैं बस्ती से बिलोंग करता हूँ, ये सही बात है, कर्मचारी वर्ग आ रहा है, गांव में आता है, बताता है, योजनाओं के बारे में बताता है, लेकिन वास्तव में पूर्ण रूप से पहुँच नहीं पाता है, प्रत्येक किसान के पास नहीं पहुँच पाती, उनकी योजनाएं, उनकी बातें सारी नहीं पहुँच पाती है, तो किसान संतुष्ट नहीं हो पाता है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ कृषि अनुसंधान से जुड़े छात्र भी हैं, वो भी हमारे पैनलिस्ट से कोई सवाल पूछना चाहें, किसी तरीके की जिज्ञासा हो उनकी, तो वो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ महिला किसान भी इस मंच पर मौजूद हैं और कृषि एक्सपर्ट भी हैं। जो बीमा है ना, तो उनकी रसीद काश्तकारों को दिया जाए, मतलब उनके क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या नहीं है, इस प्रकार की कोई योजना बताएं हमें। हमारे क्षेत्र कोटा जिले में तो ऐसा कोई नहीं होता है अभी तक, न तो संरक्षित खेती होती है, परंपरागत खेती होती है। यादव जी, इसका जवाब आप में से। ये एक देखिएगा, इस तरह की फीडबैक है कि एक किसान है जो अच्छा प्रोग्रेसिव किसान कहा जाता है वहाँ के लिए, उसको ये जानकारी नहीं है। तो इसका जो हम लोग जिक्र कर रहे थे कि हमको इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ढोल पीटना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचानी पड़ेगी, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायतें हों, सभी की भागीदारी होगी ना, तभी जाके हम लोग इसका सही फायदा बता पाएंगे और किसान तभी जागरूक हो पाएगा, तभी इस चीज़ का प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर पाएगा। मंजू जी, खेमाराम जी ने बताया, अभी आपने सुना मांगीलाल जी को भी, कि एक आप किसान हैं और एक आपकी तरफ जो है वो खेमाराम जी भी किसान हैं। इन्होंने अपनी तमाम परेशानियां भी बताई कि शुरुआती दौर में इनको कितनी परेशानी आई, लेकिन जब ये सरकार के सहयोग से अब जो खेती कर रहे हैं, ये अब कर्जदार नहीं है। इनका कहना है कि इनके हिस्से के, इनके इलाके के किसान अब कर्ज देते हैं। तो जो कमी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सिस्टम और किसान का तालमेल होना ज़रूरी है। वो तालमेल आपके हिस्से में किसानों का बन पाया सिस्टम के साथ में? किसान तालमेल ऐसे नहीं बैठता है कि किसान लोन तो ले लेता है, अपने खेत में निकाह यूज नहीं लेते पैसे को। खेमाराम जी, ये समस्या तो है, जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ जगहों से इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। और ये जो कृषि बजट आने वाला है, जिसमें कर्ज माफ़ी की मरहम बहुत ज़रूरी है, कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब उनको छांटा जाएगा कि ये लायक हैं, इनको मिलना चाहिए, और ये जो है इनको, ये छोटे किसान हैं, उस हिसाब से इनको कर्ज दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव होगा इस बजट में? मेरी मनसा माने तो मेरे हिसाब से जो कर्ज माफ़ी का अगर गवर्नमेंट कुछ अगर 5-10% को देती भी है, तो उसके बजाय तो अगर अलग से कोई फंड दे करके इस संरक्षित खेती के हर पंचायत के स्तर पर अगर कोई अलग से फंड दे करके ये संरक्षित खेती से संबंधित संरचनाएं वहाँ लगा करके, जो भी ट्रेनिंग से संबंधित योजनाएं, अब किसान इतनी दूर ट्रेनिंग सेंटर पे आने से थोड़ा सा कतराता भी है, कई किसानों के पास में साधन भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्लस्टर के अंदर जहाँ जहाँ जो संरक्षित खेती से इच्छुक किसान हैं, 10-20 किसानों को इकट्ठा करके, अभी मैडम ने बोला कि किसान कर्ज तो ले लेता है, परंतु उस कर्ज का जिस ज़रूरत के हिसाब से लेता है उसमें यूज़ नहीं लेता। वो हर किसान की कुछ मजबूरी भी होती है, और मैं यही कहूँगा कि जिस मकसद से उस लोन को ले, उसी मकसद में अगर वो पैसे को काम में लेगा तो उसमें जो पैसा मिलेगा उसका टाइम से वो अपनी किस्त का ध्यान रखे, उससे आपकी सिविल बरोबर बनी रहेगी। और आगे जो जितना भी आप कारोबार करते हो उसके लिए मेरे हिसाब से हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए किसी भी बैंक की मनादी नहीं है।
संरक्षित खेती से लेकर के पशुपालन से संबंधित लेकर के जो भी सरकार की नई नई योजनाएं आ रही है उसके लिए किसी के लिए मनादी नहीं है। वो केवल आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा, अपने अधिकारियों का आपको कदर करनी ही करनी पड़ेगी। हमने हमारे अधिकारियों की कदर की तो आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ। आप अपने क्षेत्र के अधिकारियों का सम्मान करोगे तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि वो आपके लिए एक भगवान का रूप होते हैं अधिकारी, और अधिकारी अगर आपके ऊपर मेहरबान हो गए तो आपका एरिया या आपका क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है, और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कोटा का ब्लैक संडे, दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की जल समाधि। दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। जिंदगी पर फिर भारी पड़ा शॉर्टकट रास्ता। वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है, और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। जिस घर में आज शहनाई बजने वाली थी वहां हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। कृषि बजट आने वाला है और आज हम चर्चा कर रहे हैं फसल बीमा फायदा कितना, कर्ज माफी का मरहम जरूरी, और कृषि एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। खेमाराम जी, आपने जिक्र किया कि किसान और सिस्टम का तारतम्य आपस में होना बहुत ज़रूरी है। जो अधिकारी हैं अगर वो किसानों के साथ संवाद करें तो बहुत फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए पीयूष जी आपके पास आऊँगा। लंबे समय से आपने जो है वो कृषि को कवर किया है।
सबसे पहला काम किसी किसान का पड़ता है, वो पड़ता है अपने गांव के पटवारी के साथ। यहाँ ये उसका पहला संवाद है और खेमाराम जी जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं वहां तक शायद ही पहुंच पाता हो किसान। मैं आपकी बात से और खेमाराम जी की बात से दोनों से सहमत हूँ। तालमेल की जहाँ बात है तो किसान को आगे होके और थोड़ी सी जागरूकता जो है उसको बढ़ानी होगी। और किसान जब डिपार्टमेंटली जाता है तो वहाँ पे किससे मिलना है, क्या करना है, एक सूची वहाँ पे प्रत्येक डिपार्टमेंट में चश्मा की जानी चाहिए कि यहाँ पे फलाना अधिकारी यहाँ पे मिलेगा। चाहे बैंक हो, बैंक में उसको यही पता नहीं रहता कि मुझे एग्रीकल्चर लोन लेना है तो किसके पास जाना है और किससे संपर्क करना है, कौन मेरे जो पटवार सर्किल है या पटवारी है वो क्या रिपोर्ट मुझे देगा। फसल बीमा हो चाहे कर्ज माफी की बात हो, पटवारी की जो रिपोर्ट है दोनों ही मायने रखती है। किसान फसल क्या बो रहा है और पटवारी ने क्या दर्शा रखी है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो इसी में है कि अगर उसने किसान पटवारी ने अपनी मनमर्जी से, कई बार ये बात उठी है इसमें कि पटवारी अपनी मनमर्जी से फसल को इंदराज कर देते हैं गिरदावरी की रिपोर्ट में। उस स्थिति में किसान को क्लेम नहीं मिल पाता गलत मूल्यांकन के कारण। तो इस स्थिति को भी किसान को देखना होगा क्योंकि अभी ये जो फसल बीमा योजना है इसको स्वैच्छिक कर दिया गया है। किसान फसल का बीमा करवाए अथवा नहीं करवाए, दोनों ही स्थिति में किसान को बैंक को सूचित करना होता है। बैंक को अगर उसने फसल का बीमा, जो ऋणी किसान है उसका तो स्वतः ही हो रहा है, लेकिन उसको फिर भी अंडरटेकिंग वहाँ पे बैंक में देनी होती है। तो इस स्थिति को देखना। दूसरी चीज़ खेमाराम जी की जो रही बात कि आखिर किसान को ऐसी क्या मजबूरी कि किसान अधिकारी के पास, या अधिकारी खुद क्यों किसान के पास नहीं आ रहा। जब अन्नदाता अन्न उपजा रहा है वहाँ पे तो बैंक को चल के आना चाहिए किसान के पास में। इस स्थिति को भी सरकार को समझना होगा। सरकारी बैंक है उनको टारगेट पूरा करना रहता है, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को आती है राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण लेने में आती है। सरकार को टारगेट पूरा करना है, सहकारी जो बैंक है उनको तो वो तो किसान को जो भी सदस्य हैं उसके उनको ऋण देगा, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक है वहाँ से आपको केसीसी हो चाहे दूसरी पशुपालन क्रेडिट कार्ड हो या कोई एग्रीकल्चर का जो कर्ज है उसको लेने के लिए आपको ज़मीन रहन रखनी होती है वहाँ पे। प्रत्येक का चाहे डेयरी का लोन हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे क्या नाम से आपका कोई भी प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह कुछ भी लगाएं आप, ज़मीन रहन रखने के ऊपर ही आपको लोन बैंक देगा। तो इतना विश्वास कौन कैसे डेवलप होगा, इस चीज़ को सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ठीक है सर, मेरा नाम रामधन सिंह चौधरी है, गांव मैसवास। धन्यवाद न्यूज़ 18 की टीम को कि हमें हमारे विचार रखने के लिए यहाँ पे मौका दिया। ये खेमाराम जी सर अभी बता रहे थे कि संरक्षित खेती के अंदर बहुत से किसान जो हैं उनको ये मौका मिल नहीं पाता है। हमने 2016 के अंदर इसका फॉर्म लगाए 2, उसमें 8 दिन तक हमारा नंबर नहीं आया। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है और जो इसकी जिज्ञासा रखते हैं उनके पास में ये चीज़ें पहुँचे। हम बहुत सी आशाएं लगा के रखते हैं, 4-5 साल 7 साल हो गई और फिर भी हमारे नंबर का पता नहीं है। और उसमें जानकारी करने पे पता लगता है कि आजकल लॉटरी का सिस्टम हो गया। हम 5-7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और अब ऐसा कि लॉटरी का सिस्टम हो गया। लॉटरी के सिस्टम में क्या है कि जैसे मैंने आज फॉर्म लगाया और आज के बाद में कल ही किसी का नंबर निकल के आ गया, तो मैंने 7 साल इंतज़ार किया, तो उसका मतलब क्या निकला। और उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि हम ये अभी हमारा एक मेन मोटो और मेन उद्देश्य ये होना चाहिए सभी किसान का, और किसान है ही अन्नदाता देने वाला। तो वो अब जब हम कोई फसल उगाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम जो ये अपन उगा रहे हैं उससे हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो देशवासी हैं, उनके जीवन में अपन क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या उनका स्वास्थ्य किस तरीके से ठीक रह सकता है, इस आधार पे हमारा जीवन उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए लगता है। और किसान मांगने की हालत में ऐसे नहीं आया, हालत ऐसे ही ख़राब नहीं हुई। पहले किसान आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भरता की कहानी को धीरे धीरे किसी भी तरीके से छोड़ा गया। आज अगर किसान सरकार पेस्टिसाइड पे जैसे यूरिया का कट्टा है, राजस्थान सरकार या भारत सरकार जो बनाती है 3,000 रुपये के अंदर कट्टा पड़ता है, और ऐसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है तो 4,000 रुपये का कट्टा पड़ता है। अगर मान लो यही अपन जैविक खेती के अंदर करते हैं, जैसे 3,000 रुपये के अंदर 10 कट्टे वर्मी कंपोस्ट के आ गए,
उसमें अपन अगर 1 बीघा ज़मीन के अंदर अगर वर्मी कंपोस्ट अपन डालते हैं तो उससे हमारी ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। उसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे जो खाने वाला भी स्वस्थ होगा, वहाँ पे जो रहने वाले हैं वो भी स्वस्थ होंगे। सर, मेरा नाम रामकेश मीणा है, मैं बस्ती तहसील से बिलोंग करता हूँ। बात चल रही है किसान की जो कर्ज माफ़ी है उसके ऊपर काफ़ी समय से चलती आ रही है, सरकारें बदल जाती है पर ये मुद्दा कभी नहीं बदलता। इसकी ज़रूरत किसान को पड़ती क्यों है? मेन चीज़ वो है कि ये किसान है अपना कर्ज माफ़ करवाना क्यों चाहता है, उस पर गौर किया जाए। किसान ऐसा तो है नहीं कि लालची हो गया है, उसको बैंक से लोन लेकर उसको खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान की कुछ दिक्कतें हैं, जैसे मैडम ने बताया कि किसान लोन तो ले लेता है लेकिन वो उसको अच्छी तरह खेती में इस्तेमाल नहीं करता, अपने कुछ और जो घरेलू काम है उनमें लगा लेता है। तो किसान की मजबूरी है सर, किसान है, किसान जो है उसकी स्थिति हर साल खराब से खराब और ख़राब होती जा रही है। उसका कारण है कुछ असुविधाएं हैं उसके पास जिनका कभी समाधान नहीं हुआ। जैसे मोटा तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक पानी की समस्या ऐसी है जो चलती आ रही है। अब एक किसान है, उसको खेती करने के लिए ज़रूरी है उसके पास ज़मीन हो, उसके पास पानी हो और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज भी हो, लेकिन जब पानी ही नहीं मिलेगा उसके खेत को पैदा कहाँ से करेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है किसान के पास। और सरकारें अपने जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक सपना था कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए। वो है, उस विचारधारा पर काम किया जा रहा है लेकिन बहुत धीमा है। अपने राजस्थान सरकार है, ये भी ईस्ट कैनाल से राजस्थान में पानी लाने की कोशिश कर रही है कि जिन जिलों को पानी नहीं मिल रहा है, जो क्षेत्र हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है उनको पानी दिया जाए। तो वो जो सरकार का कदम है बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो गति है वो बहुत कम धीमी है। इन्होंने कहा किसान के लिए बिजली, पानी और ज़मीन और बीज, इसमें एक भंडारण और प्रोसेसिंग 2 चीज़ें और जोड़ देते हैं जी, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्योंकि किसान की जब उपज आती है, फसल तैयार होती है, तो उसके पास में स्टोरेज की क्षमता जो है वो काफ़ी कम है। जो प्रोग्रेसिव जो फार्मर है वो तो स्टोरेज को समझ रहे हैं, लेकिन जो आम जो किसान है जिसके पास में 2 बीघा ज़मीन है या 3 बीघा ज़मीन है, वो किसान इस चीज़ को कहाँ से तो स्टोरेज करे। तो इसके लिए जो सजेशन है कि पंचायत स्तर पे स्टोरेज की जो भंडारण की सुविधा है ना, वो अगर जहाँ तक बढ़ेगी नहीं जाए तो किसानों को खासा फायदा हो सकता है। ठीक है, आप आगे। बांसवाड़ा से हूँ, मेरा नाम पंकज बामणिया है। जी पंकज जी। और सर, देश विदेश में मशरूम का बहुत बोलबाला रहा है और मैंने भी पिछले साल से मशरूम उद्यान विभाग से ट्रेनिंग लेके करा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मशरूम की मार्केटिंग है वो इस राजस्थान में या देश में बहुत कम चल रही है और ये पौष्टिक चीज़ है। तो इसके लिए आंगनवाड़ी में महिला और बच्चों को पोषण के लिए जोड़ दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा और किसान की इनकम भी इसमें बढ़ जाएगी और हर किसान इस चीज़ को बहुत कम दिनों में और कम खर्च में ज़्यादा पैदावार ले सकता है। मैं लोकेंद्र हूँ, कोटा से किसान हूँ। जैसा उन सर ने बताया कि योजनाओं में डिले होता है और हम इस पे बात करते हैं कर्ज माफ़ी पे, लेकिन एमएसपी पर हम क्यों नहीं बात करते? किसानों को प्रोत्साहित क्यों नहीं करते? और किसान से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होती है तो आप सुझाव दीजिए ना। जैसे एमएसपी बढ़ाइए और एमएसपी में पर्टिकुलर सिर्फ धान पे और गेहूं पे इन पे दिया जाता है, लेकिन जो और फसलें होती है उन पर तो कोई सब्सिडी नहीं जाती है। जैसे हमारे कोटा में लहसुन की अच्छी पैदावार होती है, प्याज की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन इनको सब्सिडाइज नहीं किया जाता है। खेमाराम चौधरी जैसे सक्सेसफुल किसान हैं, इनको ये लकीली हैं कि ये IHITC से जुड़े। हम 2019 में 2021 2022 में आके IHITC से जुड़े हुए, ये 2012 से IHITC में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज IHITC जैसे डेवलप जो अवेयरनेस कराएं किसानों को, ऐसे इंस्टीट्यूट लगे। मैं बमाराम कुमावत और जामनेर से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ IHIT ट्रेनिंग सेंटर में फार्म मैनेजर हूँ जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम संविदा कर्मी है या एजेंसी के आदमी हैं, उनको परमानेंट किया जाए और ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट पे खोले जाए। सर, मेरा नाम सोनू बिश्नोई है। जी सोनू। मेरा सवाल यादव जी सर से है। कृषि बजट को 7% हिस्सा दिया जाए और बाजरा और सरसों की जो प्रोसेसिंग है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है सोनू जी, आपका जवाब यादव जी से लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ता